आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे संसद में साथी और मेरे सहयोगी सम्मानीय उमेश यादव जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके प्रिय श्री राजकुमार पाटिल तेलकर जी, संसद में मेरे साथी श्री सुनील सिंह जी, श्री सिद्धलिंग स्वामी आंदोलन जी, स्वामी जी, श्री पर्वत रेड्डी जी, श्री चंद्रशेखर रेड्डी जी, और जब मैं यहां आया हूं तो मैं अपने पुराने साथी राज्यसभा में रहे ऐसे हमारे बसवराज पाटिल जी को भी याद करता हूं, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और यहां इतनी बड़ी संख्या में सेडम तालुका में एकत्र आए हमारे सम्मानीय सज्जन वृंद और हमारे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं जब यहां आया हूं तो यहां के इष्ट देवता सिद्धि, जिसको आप स्टेशन वाले हनुमान जी कहते हैं, उस हनुमान मंदिर को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं पंचलिंगेश्वर मंदिर को भी प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को शुरू करता हूं। मित्रों, ये चुनावी जनसभा है। आप सब लोगों ने 10 तारीख को अपना मत देना है, पर जब मैं राजकुमार जी का नाम ले रहा था तो जिस तरीके से आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हुई, उसने मुझे ये विश्वास दे दिया है कि आपने राजकुमार पाटिल को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देता हूं। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ राजकुमार जी का नहीं है, यह चुनाव उमेश यादव जी का ही नहीं है, यह चुनाव कर्नाटक के भविष्य का है और आपके भविष्य का है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो याद करो, राजनीति में फैसले लेना और लोगों की सेवा करना, इसको गहराई से पहचानने की आवश्यकता है। आज से 9 साल पहले क्या था? हमारे देश की इज्जत क्या थी? एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में हम जाने जाते थे, एक पिछलग्गू देश के रूप में हम जाने जाते थे, फैसले नहीं लेने वाला देश माना जाता था। और वही देश आज मोदी जी के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार, जवाबदेह सरकार, जानदार सरकार और लोगों की सेवा करने वाली सरकार की छवि बनी। आज दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व को और भारत की छवि दुनिया में जो मोदी जी ने स्थापित किया है, उसने देश की तकदीर और तस्वीर बदल डाली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। कभी सोचा था क्या किसी ने कि अगर हमारे बच्चे यूक्रेन में फंस जाएंगे तो कोई हमारी सरकार उनको लेकर के वापस आएगी क्या? क्या अमेरिका ने अपने बच्चे वापस लिए? क्या यूरोप के लोग अपने बच्चे वापस लेकर के आए? क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने बच्चे वापस लेकर के आए? लेकिन यहां संवेदनशील मोदी जी की सरकार थी, जिसने कहा, एक समय पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को विराम कराया
और 32,000 बच्चे सीधे सीधे भारत पहुंचाया। ये हमारी छवि बनी। आज सूडान से 3,500 से ज्यादा लोगों को लाने का काम हो चुका है। हमारे एरोप्लेन्स को भेज करके वहां से लाने का काम चलता है। यानी हम अब कह सकते हैं कि भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, उसको सुरक्षित लाना ये मोदी जी ने करके दिखाया है। ये हमारी छवि है। मित्रों, इतना ही नहीं, आज आपको जानकर खुशी होगी और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आज अमेरिका का अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। आज यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। आज चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन भारत 135-40 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में बुलंदी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। ये भारत खड़ा हुआ। और आपके साथ मैं ये भी साझा करना चाहता हूं, 9 साल पहले भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आवर पोजीशन वाज 10th। टुडे वी हैव ओवरटेकन ब्रिटेन। हमने ब्रिटानिया को पछाड़ दिया है, जिसने हमको 200 साल राज किया, और हम अब दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके खड़े हो गए। 9 साल पहले 92%, 92% मोबाइल भारत में विदेश से आता था, और विशेष करके चाइना से आता था। आज 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है, और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी है। आज से 9 साल पहले स्टील में हम 4थे नंबर पर थे, स्टील के मैन्युफैक्चर में। आज भारत 2रे नंबर पर खड़ा है। हम बचपन में सुनते थे जापान की गाड़ियों के बारे में, डैटसन, टोयोटा। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में देश में 3रे नंबर पर दुनिया में खड़ा हो गया। ये विकास की नई नई कहानियां हैं। एक बदलता भारत, एक छलांग लगाता भारत। आज शंघाई कॉरपोरेशन की भी बैठक भारत में हो रही है। G20 की बैठक भी भारत में हो रही है। यानी भारत अब मेजबान बन गया है दुनिया के लिए। कोई भी बैठक हो भारत में हो रही है। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी है। इसलिए मित्रों, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, तो कांग्रेस और करप्शन, कांग्रेस और क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस और कमीशन, कांग्रेस और नॉन परफॉर्मेंस, ये पर्यायवाची बन गई है, सिनोनिम बन गई है। जहां कांग्रेस होगी वहां करप्शन होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां कमीशन होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां कम्युनलिज्म होगा, संप्रदायवाद होगा, वोट बैंक की राजनीति होगी, और जहां कांग्रेस होगी वहां क्रिमिनलाइजेशन होगा। अब मैं जब कांग्रेस की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं कहता हूं करप्शन, आजकल बहुत चर्चाएं करप्शन के बारे में हो रही है। मैं शुरू उसी से करना चाहूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि करप्शन किस तरीके से कांग्रेस के जमाने में हुई है। आप याद करो 2014 का समय, जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, तो याद होगा पाटिल साहब आपको, एक टीचर स्कैम हुआ था, टीचर्स रिक्रूटमेंट का स्कैम हुआ था। आप याद करो 2015 में, हर साल गिना के बता रहा हूं मैं, 2015 में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे तो अर्कावती का स्कैम हुआ था और 8,000 किसानों के जमीनों का घपला हुआ था। आप याद करो
2017 में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे तो 400 करोड़ रुपए का मालप्रभा कैनाल स्कैम हुआ था। आप याद करो 2017 में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे तो उस समय स्टील फ्लाईओवर स्कैम हुआ था, 65 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। आप याद करो कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2017 में जब सिद्धारमैया की सरकार थी तो उस समय 447 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। आप याद करो कर्नाटका स्लम डेवलपमेंट बोर्ड में 10% के कमीशन का 250 करोड़ रुपए का स्कैम 2018 में हुआ था जब सिद्धारमैया की सरकार थी। आप याद करो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में बोरवेल और आरओ को लगाने में उस समय भी यहां पर स्कैम हुआ था। यानी सिद्धारमैया यानी भ्रष्टाचार, एक नहीं अनेकों अनाचार, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, भ्रष्टाचार किया खुद और आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, भाई डीके शिव कुमार सीबीआई के कोर्ट में बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, डीके शिव कुमार बेल पर, सारे बेल में, या बेल या जेल। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब आप लीजिए क्रिमिनलाइजेशन की बात लीजिए और कम्युनलिज्म की बात लीजिए। अभी कह रहे हैं हम पीएफआई पर बैन लगाएंगे, बैन। अरे तुम क्या लगाओगे? प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया है बैन और गृह मंत्री जी ने लागू कर दिया है। लेकिन हम तुमको ये बताना चाहेंगे सिद्धारमैया जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने पीएफआई पर से 175 केस, 175 केस आपने वापस लिया था और 1600 लोगों को जेल से छोड़ा था। ये है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये है क्रिमिनलों को आशीर्वाद, ये है आपका रिकॉर्ड। और अब तुम क्या करोगे? अमित शाह ने सबको वापस जेल में डाल दिया है, तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कम्युनलिज्म, क्रिमिनलाइजेशन, ये कांग्रेस से सीखो। और देखो, मैं तो कई बार कहता हूं, आजकल मेरा डीके शिव कुमार कह रहा मैं हनुमान के मंदिर बनाऊंगा। अरे तुमको मजबूर किया है, और कांग्रेसी नेता जो कभी मंदिर नहीं जाते थे आजकल चंदन लगा करके और जनेऊ लगाकर घूम रहे हैं, ये ला करके खड़ा कर दिया। किसने खड़ा किया? राम को ताला लगाओ तुम, हनुमान को ताला लगाओ तुम, और फिर बोलो हम हनुमान मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी का, बजरंग बली का आशीर्वाद भाजपा पर है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन तुम राजनीति में धर्म को लाकर इस तरीके की हल्की राजनीति करते हो। इसलिए कांग्रेस का मतलब कमीशन, कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब कम्युनलिज्म, ये बात हमको स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है डेवलपमेंट। अभी हमारे राजकुमार पाटिल जी बोल रहे थे, इन्होंने 600 करोड़ रुपए का लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लाया कि नहीं लाया? लाया कि नहीं लाया? सड़कें बनाई कि नहीं बनाई? गांव से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? किसानों को ब्याज मुक्त उधार दिया कि नहीं दिया? लोगों की सेवा की कि नहीं की? ये हमारा रिकॉर्ड है। जवाबदेह सरकार है, संवेदनशील सरकार है। और मित्रों, दूसरी बात बताऊंगा, आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन। क्यों चाहिए डबल इंजन? इसलिए कि मोदी जी का आशीर्वाद, अब देखो मोदी जी का आशीर्वाद कैसे है, आप बताओ।
हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री कर्नाटक को मिली कि नहीं मिली? तुमकुर में लग रही है कि नहीं लग रही है? 65% हेलीकॉप्टर इंडियन डिफेंस के कर्नाटक में बनेंगे। कर्नाटक में आप बताइए, रेल के वर्ल्ड क्लास डब्बे का बनाने वाली कोच फैक्ट्री कर्नाटक में लग रही है कि नहीं लग रही है? यह भी कर्नाटक को मिला है। आप बताइए, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक को मिली है कि नहीं मिली है? वर्ल्ड क्लास ट्रेन है कि नहीं है? आप बताइए, एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली को मिला है कि नहीं मिला है? आप बताइए, बेलगावी में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, हुबली का रेलवे स्टेशन डेवलप हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, हमारे कुलबर्गी में और हमारे शिमोगा में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया कि नहीं हो गया? मित्रों, ये है डेवलपमेंट, ये है विकास। इसलिए चाहिए डबल इंजन। आप बताइए, विदेशी पूंजी लगाने में कर्नाटक नंबर 1 पर है कि नहीं है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कर्नाटक में हो रहा है। स्टार्टअप सबसे ज्यादा कर्नाटक। हमारे इकोसिस्टम में सबसे आगे कर्नाटक। इसलिए कर्नाटक को नंबर 1 का राज्य बनाना है कि नहीं बनाना है? अगर बनाना है तो राजकुमार को लाना है और कमल का बटन दबाना है। इसलिए मित्रों, अब दूसरी बात बता देते हैं। अगर हम ना हो तो विकास में ब्रेक लग जाती है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आप बोलोगे कैसे? अब हमारे ये सुना रहे थे राजकुमार जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मैं आपको बताना चाहता हूं और पत्रकार बंधु नोट कर लेना, जब कुमार स्वामी और सिद्धारमैया की सरकार थी तो मोदी जी ने कहा कि मुझे दिल्ली किसान सम्मान निधि देना है और उसको देने के लिए तुम किसानों के नाम भेजो। आपको मालूम है कुमार स्वामी और सिद्धारमैया ने कितने नाम किसान के भेजे? मालूम है? 17 नोट कर लेना पत्रकार बंधु, मेरे नाम से, और पूछना सिद्धारमैया जी से, और उनके आका से भी पूछ लेना, हमारे यही कोई वर्गी के हैं हमारे खड़गे साहब, उनसे भी पूछ लेना कितना दिया। 17। फिर आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, येडियुरप्पा को बैठाया। आज मालूम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितना पैसा जा रहा है? 54 लाख किसानों को दिया जा रहा है। 54 लाख। और कितना दिया जा रहा है? 6,000 मोदी जी की तरफ से और 4,000 येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी की तरफ से 10,000 रुपए प्रति 54 लाख किसानों को दिया जा रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार। फिर और सुनाऊंगा आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना, ब्रेक लगा दी। ब्रेक यहां तो है ही नहीं जी, किसान चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए नहीं किसान को। आपको जानकर खुशी होगी कि 7 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन करके हमारे कर्नाटक के बंधुओं को दिया गया, और वो भी माताओं के नाम पर दिया गया। महिला सशक्तिकरण किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल कितनों को दिया गया? जिसको ब्रेक लगाया था कुमार स्वामी ने और सिद्धारमैया ने, कितनों को दिया गया? 5 किलो गेहूं 80 करोड़ भारत में और 4 करोड़ को किसान को यहां दिया गया कर्नाटक में। 4 करोड़ को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं मिल रहा है। और अब हम लोगों ने तय किया है कि हम 5 किलो ही है ना, 5 किलो श्रीधन देंगे। श्रीधन, जिसको मोदी जी श्रीअन्न बोलते हैं, और आधा लीटर बच्चों के लिए नंदिनी दूध भी देंगे और उनका विकास करेंगे। ये हमारा काम है। ये डबल इंजन। और ये डबल इंजन ही नहीं है, ये पावरफुल इंजन भी है, ये भी ध्यान में रखना। अब बताओ,
अभी भी आप विदेश में देखते हैं, आपको जो बाइडेन दिख जाता है तो वो अभी भी मास्क लगा के घूम रहे हैं कि घूम रहे हैं। और आप यहां बैठे हैं, बड़े नजदीक बैठे हैं, एक ने भी मास्क नहीं लगाया है। क्यों? इसलिए कि आपको 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर मोदी जी ने लगा करके कर दिया, इसलिए सुरक्षा कवच पहना दिया, आपको सुरक्षा कवच पहना दिया। अमेरिका में वैक्सीनेशन 76%, यूरोप में वैक्सीनेशन टीकाकरण 67% और भारत में 100+% हो गया है डबल डोज लगा करके हम तैयार हैं। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार पावरफुल इंजन भी है और पावरफुल इंजन के साथ काम करती है। बोलो, ऐसी सरकार को मजबूती देनी है कि नहीं देनी है? देनी है कि नहीं देनी है? अब तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं। आप बताइए, ये लंबे समय से झगड़ा चल रहा था कि नहीं कि एससी का रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए? ये लंबे समय से चल रहा था कि नहीं कि एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? क्या कारण था? इसलिए कि तुमको समाज में लड़ाना आता है, सुलझाना नहीं आता। और हमारी सरकार को सुलझाना आता है। हमने 2% का रिजर्वेशन हमारे दलित भाइयों को दे दिया। हमने 4% हमारे आदिवासी भाइयों को रिजर्वेशन दे दिया। हमारे 2% हमारे लिंगायत भाइयों को रिजर्वेशन दे दिया। हमारे गोकालिंगा भाइयों को 2% का रिजर्वेशन दे दिया। और धर्म पर जो असंवैधानिक रिजर्वेशन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया। अब ये जो बैक गियर की मैनिफेस्टो लेकर के कांग्रेस आई है, ये बोलती है कि हम वापस रिलीजियस आधार पर, धर्म के आधार पर हम रिजर्वेशन करेंगे, जो कि असंवैधानिक है। बताओ, ऐसा रिजर्वेशन करना है क्या? ऐसा रिजर्वेशन करना है क्या? असंवैधानिक काम करना है क्या? और मैं पूछता हूं सिद्धारमैया जी से और मैं डीके शिव कुमार से पूछता हूं, किसका रिजर्वेशन लोगे? लिंगायत का लोगे? ओकालिंगा का लोगे? एससी का लोगे? एसटी का लोगे? किसका लोगे? कोई उत्तर नहीं। इसलिए समाज में फूट डालो, विभाजन करो और राजनीति करो, यही इनका उद्देश्य है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, ये राजकुमार जी की जीत नहीं है, ये जीत आपकी जीत है और आपके विकास की जीत है। और इसलिए हमको यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि चाहे खेत में पानी पहुंचाना हो, चाहे हर घर नल पहुंचाना हो, चाहे उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना हो, चाहे श्री धान्य में हमारे गरीब बच्चों को अच्छा पोषण आधार देना हो, फिर चाहे हर घर इज्जत घर हो, इसकी चिंता करनी है, तो रास्ता एक है और वो रास्ता है कमल, कमल और कमल। और कमल का मतलब है राजकुमार पाटिल, राजकुमार पाटिल, राजकुमार पाटिल। बताइए, समर्थन करेंगे ना? विकास करेंगे ना? विकास करेंगे ना? राजकुमार जी को जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? मैं उधर से आवाज सुनना चाहता हूं, पीछे से। जिताएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक। ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈಗ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಉಮೇಶ್